बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट इमरान खान की भरपूर आसाबी जंग के नतीजे में इस्लामाबाद का सियासी माहौल मुकम्मल तौर पर तब्दील। क्या कोई तसव्वुर भी कर सकता था कि इस्टेब्लिशमेंट की गोद में जन्म लेने वाली सियासी जमात नून लीग के अंदर से आर्मी चीफ की फांसी के हवाले से आवाज़ें उठ खड़ी होंगी। इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ को ख़त लिखने के ऐलान के बाद अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर 3 दिन की पाबंदी आयद कर दी गई है। पहले यही खबर आपके सामने रखेंगे, फिर मामलात को लेकर आगे बढ़ेंगे। नून लीग के अंदर से जो आर्मी चीफ की फांसी के हवाले से बात हुई, अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर 3 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। जेल ज़राए का कहना है कि कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक 15 मई की रात 12 बजे तक होगा और ये फैसला जेल अतराफ में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया है। जेल ज़राए का कहना है कि पाबंदी का इतलाक IG जेल खानाजात के फैसले के बाद किया गया। इंतज़ामिया को जेल के अतराफ में सर्चिंग की हिदायत की गई है और किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जेल के अंदर हंगामी मशक़ें कराने की हिदायत भी की गई है। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी अडयाला जेल में कैद हैं और मामले को जोड़कर देखा जाना चाहिए। इस नई डेवलपमेंट का क्या मकसद है, क्या मतलब है? ज़राए का ये दावा है कि आइंदा 3 दिन, आइंदा 72 घंटे इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। इमरान खान से अहम तरीन राबते इस्तवार किए जा सकते हैं बिल वास्ता और बराह रास्त, और ऐसी सूरत हाल के अंदर जो सियासी मुलाकातें हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकातें हैं, उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत चौंक उठी है। उनका ये कहना है कि ऐसे माहौल के अंदर कि जब इमरान खान के ब्लड टेस्ट नहीं हो रहे, ख़तरा मौजूद है कि इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग की जा सकती है। पहले भी खदशा ज़ाहिर किया गया। ऐसे माहौल के अंदर एक बार फिर इमरान खान पर 3 दिनों तक मुलाकात की पाबंदी लगाना चाह जाए कि क्या मकासद हैं इसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है कानूनी चाराजोई करने के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस हवाले से जो दरख्वास्तें हैं वो दायर की जाएं। आज मामला कुछ इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए का शुरू हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने दबंग तकरीर की कौमी असम्बली के अंदर। उन्होंने कहा कि जो भी आइन को मुअत्तल करे या ख़त्म करे वो संगीन गद्दारी का मुर्तकब होता है। कौमी असम्बली में खिताब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त सही जमहूरियत का फुकदान है, आज़ादी इज़हार राय कम है, सोशल मीडिया ऐप एक्स को बंद किया गया है, मीडिया पर दबाव है। और उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से आज़ाद जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जिसे तमाम CCTV वीडियोज़ तक रसाई हो, सच सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि 9 मई और OJD कैंप पर भी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। आर्मी पब्लिक स्कूल की इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए। हमूदुर रहमान कमीशन और एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट्स भी सामने आनी चाहिए। उमर अयूब ने कहा कि जब बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया उस वक्त पूरे मुल्क में तशद्दुद हुआ। तशद्दुद के वाक़यात की रकम $2 अरब बनती है। कराची में सिर्फ कराची में $1 अरब का नुकसान हुआ। पूछना चाहता हूँ, क्या उस वक्त कोई गिरफ्तारी हुई? अपोजिशन लीडर ने कहा कि कोर कमांडर हाउस और दीगर तनसीबात की CCTV वीडियो सामने आनी चाहिए। 18 मार्च 2023 की जुडिशल कम्प्लेक्स की CCTV वीडियो भी गायब है। ये सारे सबूत कौन उठा कर ले जा रहा है? ये तो जुर्म है। उमर अयूब ने कहा कि 11 मार्च 1971 को जनरल शेख मुजीब से जाकर मिले। शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया। इसके बाद एक तारीख है जिसमें मुल्क 2 लख्त हुआ। वो फैसला जहिया खान का फैसला था, पूरे इदारे का नहीं। उमर अयूब ने कहा कि अदलिया खड़ी हो गई है, जजेस को सलाम पेश करते हैं। इमरान खान खुददार और बहादुर शख्स हैं। वो खौफ के बुत तोड़ने की बात करते हैं। हम यहाँ खौफ के बुत तोड़ कर आए हैं, आग का दरिया अबूर करके आए हैं। अपोजिशन लीडर ने कहा कि जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। पंजाब और वफाकी हुकूमत फार्म 47 की दीमक ज़दा बैसाखी पर खड़ी है। लंदन प्लान अदम एतमाद से शुरू हुआ, आज तक ये कहानी चल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? उमर अयूब ने अपनी तकरीर में यह भी कहा कि मौलाना फजल रहमान ने भी लंदन प्लान का एतराफ़ किया है।
तेज़ी से बढ़ती हुई मईशत लंदन प्लान की वजह से तितर बितर हो गई। बलूचिस्तान और कश्मीर में आग लगी हुई है। बलूचिस्तान में 20-30 हज़ार लोगों का रोज़ अफगानिस्तान आना जाना है। निगरान हुकूमत ने चमन सरहद पर पासपोर्ट की पाबंदी लगाई। मोहसिन नकवी को बुलाया जाए, जो नफरत के बीज बोए गए उसकी फसल हम आज काट रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि वाज़ह तौर पर सिविलियन बालादस्ती के हवाले से बात की गई, आइन और कानून की बात की गई, तो ख्वाजा आसफ़ के पेट में मरोड़ उठे। जी हाँ, ख्वाजा आसफ़ साहब जो ख्वाजा सफदर साहब के साहबजादे हैं और जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के जनाब बड़े करीब समझे जाते हैं। नवाज शरीफ जो कि जनरल ज़ियाउल हक के लौंडे थे, जिनकी गोद में बैठकर नवाज शरीफ ने सियासत शुरू की। ख्वाजा सफदर और नवाज शरीफ जो कि चहीते थे आर्मी चीफ फ़ौजी आमर जनरल ज़ियाउल हक के, और इस वक्त नून लीग की जितनी भी फ्रंट लाइन की क़यादत है, ख्वाजा आसफ़ और एहसन इकबाल, ये सारी की सारी उस मार्शल लॉ की पैदावार है। अगर वालदैन ख्वाजा आसफ़ और एहसन इकबाल के जनरल ज़िया की खिदमत ना करते तो आज ख्वाजा आसफ़ और एहसन इकबाल को कोई भी ना जानता। तो एहसन इकबाल साहब जनाब बोले, उन्होंने कहा कि अयूब खान की लाश को कब्र से निकाल कर फांसी दी जाए। और मकसद क्या था कि उमर अयूब को इस बात के ऊपर गुस्सा आएगा और वो कहते हैं जी आइन तोड़ने वालों के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो जनाब रिसेंट से आगाज़ कर लेना आइन तोड़ने वालों के ऊपर, वो ज़रा पीछे ले गए ऐसे मामलात को। हम कोई अयूब खान के या जनरल ज़िया के हमायती नहीं। अयूब खान, जनरल ज़िया, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल मुशर्रफ, जिन्होंने भी आइन और कानून तोड़ा और आज तक आइन और कानून तोड़ रहे हैं, आइन और कानून के तहत उनके साथ डील किया जाना चाहिए। तो ये मामले को ले गए अयूब खान तक, ताकि मकसद इनका क्या था कि क्योंकि उमर अयूब ने जो तकरीर की उससे इनके पेट के अंदर मरोड़ उठे। इन्होंने भी वही फार्मूला अपना लिया जो कि इनके ममदू काजी फैज़ ईसा साहब ने उठा रखा है कि माजी के मामलात जनाब हमने सीधे करने हैं, आज के मामलात को हमने नहीं देखना। जहाँ जाते हैं माजी के अंदर, तो माजी के अंदर ज़रा जाते हैं तो अपने अब्बा जी की पुरानी अलमारियों की ज़रा आप भी खंगाल लें, नवाज शरीफ साहब भी खंगाल लें, वहाँ से जनरल ज़ियाउल हक साहब की तस्वीरें निकलेंगी तो ज़रा उनके हवाले से भी कोई बात कर लेना। तो ख्वाजा आसफ़ साहब कहते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी के वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई का आगाज़ आज से करें ना। मुर्दों से कार्रवाई का आगाज़ आप कर रहे हैं ताकि किसी किस्म की आपको मुखालफत का सामना ना करना पड़े। आज मुल्क के अंदर जिन्होंने गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा रखा है, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के बाद, आइनी और कानूनी हुकूमत को गैर आइनी हथकंडों से ख़त्म करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करें। और जनाब जंग जियो ग्रुप ने भी इसको बड़े मखसूस अंदाज में रिपोर्ट किया कि फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ख्वाजा आसफ़ की तकरीर के दौरान एहतजाज किया। ये वही जंग ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर, जब भी फ़ौजी जर्नैल मार्शल लॉ लेकर आए तो उनके इदारिये उठाकर देख लें, किताबों के अंदर, हमारी लाइब्रेरी में, अखबारात के अंदर महफूज हैं। ये जनाब मीर खलीलुर रहमान, मीर शकीलुर रहमान और उनकी आज तक की जितनी भी क़यादत है, इन्होंने ना सिर्फ जर्नैलों से सियासी माली फ़ायदे उठाए बल्कि हर आने वाले मार्शल लॉ को इन्होंने वेलकम कहा, चाहे वो 77 का मार्शल लॉ हो, 99 का हो या माजी के हों। और आज वो क्योंकि इमरान खान के बुग़्ज़ में मुब्तला हैं और उमर अयूब क्योंकि इमरान खान का परचम बुलंद करने के लिए निकले हैं, इमरान खान का पार्टी परचम उमर अयूब के हाथ में है, तो उनको ये मिलाते हैं कि जनाब वो उमर जो है वो अयूब खान के पोते हैं। तो आप जनरल ज़ियाउल हक के बेटे एजाज़ुल हक की बात क्यों नहीं करते? वो क्योंकि फार्म 47 के ज़रिए पहुँचा है असम्बली के अंदर, तो उसकी तो आप बड़ी हिमायत करते हैं। और फार्म 45 वाले जो उमर अयूब साहब हैं, उनकी तकरीरें जो है वो आपको तकलीफ़ देती हैं। तो जनाब मीठा मीठा हिप हिप और कड़वा कड़वा थू, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के सामने है तारीख़, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की आँखें इमरान खान ने खोल दी हैं। तो इस दौरान अपोजिशन लीडर इस दौरान PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने भी कोशिश की बात करने की, लेकिन स्पीकर साहब ने कहा कि आपको माइक नहीं मिलेगा, पार्लिमानी लीडर को मिलेगा। उमर अयूब की तकरीर हुकूमती बेंचों ने सुकून से सुनी है, आप अपोजिशन भी सुने। खैर, ये इसी किस्म का किरदार सरदार अयाज सादक साहब माजी की असम्बली के अंदर भी इसी किस्म का जो किरदार है वो अदा करते रहे हैं। इसी किस्म के किरदार की वजह से ये दोबारा स्पीकरशिप जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के साथ इन्हें मिली है। ये वही मौसूफ़ हैं कि जिन्होंने जनरल बाजवा और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक़ कहा था कि उनकी टांगें काँप रही थी, लेकिन इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाइयाँ या गिरफ्तारियाँ नहीं होती। लेकिन क्योंकि इमरान खान ने सबक पढ़ा दिया है आज़ादी का, हकीकी आज़ादी का इस मुल्क की नौजवान नस्ल को, इसलिए माफिया हैंडलर और सहूलतकार जनाब उनके खिलाफ हो गए हैं इकट्ठे। दूसरी जानिब इमरान खान के इस अहम तरीन ऐलान के बाद सूरत हाल बदल कर रह गई है। इमरान खान ने कहा कि मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को ख़त लिखूँगा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे इमरान खान अडयाला जेल में, और उन्होंने कहा कि बरतानिया में पैसे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, मशकूक ट्रांजैक्शन के बायस जो वो पकड़े गए। उन्होंने कहा कि सिविल अदालत में केस चलता तो मज़ीद 5 साल पैसे पाकिस्तान ना आ सकते। 190 मिलियन पाउंड मुआहदा खुफिया रखना प्राइवेट पार्टी और नेशनल क्राइम एजेंसी की डिमांड थी।
اور جناب یہ معاملہ تھا، اسی معاملے کے دوران بات چیت کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ وہ موجودہ ملکی حالات کے اوپر جو ہے وہ آرمی چیف کو لکھنے جا رہے ہیں خط، اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ رکھیں گے پاکستانی عوام کے سامنے، ریکارڈ پر لائیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی عمران خان خط لکھ چکے، موجودہ آرمی چیف عاصم منیر کو بھی عمران خان خط لکھنے جا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں انہیں اس خط کے اندر کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر ایک تاریخی دھاندلی ہوئی، جو نیشنل مینڈیٹ پاکستانی عوام کا جو پاکستان تحریک انصاف کو ملا، کس طرح سے اسے چرا کر مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کی ملک کے اندر حکومت بنا دی گئی، جسے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی مکمل جو حمایت ہے وہ حاصل ہے۔ اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو آئین اور قانون نے جو آزادی دے رکھی ہے ملک کے اندر جلسے کرنے کی، اس کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کی حمایت میں آئے ہیں جناب سامنے، اور انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب جو متعلقہ ادارے ہیں 10 دن کے اندر اس معاملے کے اوپر فیصلہ کریں۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل عباسی دبنگ انداز میں ریمارکس ان کے سامنے آ رہے ہیں، کیسز کے وہ فیصلے کر رہے ہیں، اور جلسے کی اجازت نہ دینے پر انہوں نے سخت ریمارکس دیے کہ دہشت گرد گروپس ہیں، فلاں فلاں ہیں، یہی وجہ ہے روکنے کی۔ انہوں نے کہا کہ جب چاہیں پٹاخہ پھوڑ دیں، جب چاہیں جو کرائیں، انہی حالات میں دوسرے لوگ جلسے کر کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو آپ برگر پارٹی کہتے تھے نا، پہنچا دیا ہے کیا آپ نے ان کو انجام تک؟ یہی چاہتے تھے آپ لوگ، آپ کی جمہوریت کب تک چلے گا یہ سب؟ انہوں نے کہا کہ اس حد تک جائیں جو آپ بھی برداشت کر سکیں، قومی مفاد یہ ہے کہ آئین کا تحفظ ہو، اب ایسے نہیں چلے گا کہ آپ رپورٹ جو ہے وہ لا کر تھما دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان پر مکمل پابندی اگر لگانا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کی جانب ان کا اشارہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ لائیں درخواست، اگر قانون اجازت دے گا تو ہم ان پر فوری پابندی لگانے کا حکم دے دیں گے۔ جب سے ملک بنا ہے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ملک خطرے میں ہے، ملک کو اس خطرے سے اب ایک ہی دفعہ آپ نکال کر لے آئیں۔ مہذب بننا چاہتے ہیں تو سب کے لیے ایک قانون بنائیں۔ دوسرے لوگ جلسہ کر کے گئے ہیں نا چند دن پہلے، کہتے ہیں آپ کہتے ہیں انہوں نے اجازت نہیں لی، آپ کی اجازت کے بغیر کوئی کیا کچھ کر سکتا ہے؟ آپ بیٹھیں اور جائزہ لے کر ان کو جلسہ کی اجازت دیں، ہمیں وہاں مت لے جائیں، کیونکہ ہمیں بہت سخت حکم دینا پڑے گا۔ بچوں کی طرح رپورٹس دے رہے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، فلاں نے یہ کہا فلاں نے وہ کہا، سب عہدے کے اوپر نہیں رہیں گے، اور ہم محکمہ داخلہ سندھ اور ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ مسترد کرتے ہیں۔ متعلقہ ادارے پی ٹی آئی کی درخواست پر 10 دن کے اندر فیصلہ کریں، جلسہ کی اجازت نہ دینے کا کوئی جواز نہیں ہے، یہاں نہیں دیتے تو کسی متبادل جگہ پر دے دیں، اور ہم یہ چیز برداشت نہیں کریں گے۔ بچہ بچہ جانتا ہے کس کی لڑائی ہے، کب تک آپ لوگ ایسے معاملات چلائیں گے؟ جلسہ کرنا ان کا حق ہے۔ 2 مئی کو جلسہ ہوا تھا، رپورٹ تھی نا آپ کے پاس، آپ لوگ اس وقت کہاں تھے جب یہ جلسہ ہوا؟ رپورٹ جو آپ دے رہے ہیں اس میں ساری ایجنسیوں کی نالائکی جھلک رہی ہے، اور قومی مفاد وہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں۔ قومی مفاد تو پاکستان کی عوام کا مفاد ہوتا ہے۔ انتہائی سخت ترین ریمارکس چیف جسٹس پھٹ پڑے، اور ایسے وقت کے اوپر کہ جب سابق آرمی چیف کی پھانسی کی بات کی ہے خواجہ آصف نے، ملک کے اندر ایک نئی ڈیبیٹ کا آغاز ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اسلام آباد کے حلقوں کے اندر بھی لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ اگر شروع ہوتا ہے تو پھر کہاں تک آئے گا، اور کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے کوئی رد عمل دے گی؟ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں جنرل ایوب کو پھانسی دیں تو پھر جنرل ضیاء کی پھانسی بنتی ہے، جنرل ضیاء الحق کی پھانسی بنتی ہے، جنرل مشرف کی پھانسی بنتی ہے، اور یہ سلسلہ اگر آگے چلتا ہے تو آئین اور قانون پھر جس نے توڑا ہے اس کی پھانسی بنتی ہے۔ تو پھر یہ معاملہ اگر نہ روکے گا تو کہاں تک جائے گا؟ یقینی طور پر آپ اس کے اوپر کمنٹ کر کے اپنی جو رائے ہے وہ دے سکتے ہیں۔ دوسری جانب جناب اہم ترین بیان رات گئے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ مادر وطن کے لیے جان قربان کر دینے سے بڑھ کر کوئی شے عظیم نہیں، شہداء کی قربانیاں ہمارا عزم مضبوط کرتی ہیں۔ بالکل درست بات، لیکن لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ شہداء کے حوالے سے تقاریب، باقی دیگر معاملات پچھلے 4-5 دنوں کے اندر مسلسل آئی ایس پی آر سے، جی ایچ کیو سے بیان، آرمی چیف صاحب کے بھی بیانات، یہ ساری چیزیں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں اسلام آباد کے باخبر حلقے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی بیانیہ بنانے میں تاحال کامیاب نہیں ہو سکی۔ شہداء کا ذکر کیا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف بھی ان شہداء کا احترام کرتی ہے۔ شہداء اور غازی ہمارے قومی ہیرو ہیں، قوم کے لیے امید اور استقامت کی کرن ہے۔ آرمی چیف نے بھی یہی کہا، عمران خان بھی یہی کہتے ہیں، اور بہادری دکھانے والے فوجی اہلکاروں میں ان کے اہل خانہ میں اعزازات تقسیم کیے گئے، افسروں جوانوں کو میڈل، ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ عمران خان بھی یہ بات کرتے ہیں، فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، عوام ہمارے ہیں، لیکن عوام اور
جو ملک ہے، ملک و قوم عوام پاکستان کے، عمران خان یہ بھی واضح کر چکے کہ 90% سے زائد جو فوج ہے انہوں نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ڈالا۔ ڈیفینیٹلی ووٹ ڈالنا حق ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں فورسز کے ووٹ ڈالنے کے اوپر۔ تو عمران خان جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں معاملات کو آئین اور قانون کے تحت آپ چلائیں، ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، شہداء ہمارا فخر ہے، لیکن ملک اگر آئین اور قانون کے مطابق چلے گا تو تبھی پاکستان آگے بڑھ سکے گا۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔